सकते हैं। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर चंडीगढ़ में हाँ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। मजदूर के लिए किराया बढ़ाया गया, हाँ तो जी। किराया जो छोटा मालिक जो फैक्ट्री मालिक है उसके लिए भी किराया बढ़ गया है, हाँ। उसका कच्चा माल भी महंगा हो गया। और एक मुक्ति संग्राम के नाम से एक अखबार है, उसके साथ कंपेयर करके कहते हैं कि जो नोएडा में बिगुल मजदूर ने किया था, ये लोग भी जहाँ पर ये काम करते हैं वहां पर वो ये ऐसा कुछ करेंगे। वो आपसे कोई कनेक्शन है उनका? और वो कहते हैं कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिस्ट शब्द वो बार बार इस्तेमाल करता है, क्या चाहते हैं कम्युनिस्ट? ये तो ऑफ इंडिया जो कर रही है एक तरह से पूरी तरह से आरएसएस भाजपा का भोंपू है, ये एक तरह से साजिश है एक तरह से, कि सब कुछ बाकी तो सब सही है, यही दो चार बंदे कुछ अखबार निकालने वाले जो लोगों को सचेत कर रहे हैं वही गलत है, वो भड़का रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूख से नहीं मर रहा है, भूख पैदा कर रहे हैं मुक्ति संग्राम बिगुल मजदूर कि भूख के लिए लड़ो। तुम 8 घंटे काम करो तो 8 घंटे की मजदूरी मांगो तो उसको कहा जा रहा दंगाई है, ये देशद्रोही है। देशद्रोही देश कागज पे बना नक्शा थोड़ी होता है। मजदूर उभार को कैसे देख रहे हो कि मतलब अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। कैसे अच्छी चीज है? 8 घंटे काम दिहाड़ी, न्यूनतम वेतन, मोबाइल नंबर ये। हेलो, हाँ जी, ये कारखाना मजदूर यूनियन से बोल रहे हैं जी? आओ जी चलें जरा। अच्छा ओके, सामने से ठीक है, कौन सा फ्लोर पर है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यही है। आप ही से बात हुई थी फोन पर अभी? हाँ जी हाँ जी, मेरा नाम विपिन है जी। आप नमिता? हाँ जी ठीक है। इधर बैठेंगे आप? किधर बैठे? मैं इधर बैठूंगा बस। ठीक है, बाहर तो नहीं होगा नमिता जी? और वो रिकॉर्ड होना ना? ठीक है। तो नमिता जी थैंक यू, आपने टाइम दिया। मैंने पोस्टर देखा था आपका लगा हुआ ना, ये आप स्क्रीन पे भी हमारे सामने है। इसमें आप लोग बात कर रहे हैं कारखाना मजदूर यूनियन चंडीगढ़ की तरफ से। 5 जून को कोई आपने प्रोटेस्ट रखा है, रोष प्रदर्शन है ना? और इसमें डिमांड क्या है आपकी कि 8 घंटे काम दिहाड़ी हो, न्यूनतम वेतन जो है वो 30,000 तक हो, ओवर टाइम दुगना हो, औरतों और पुरुषों को बराबर वेतन मिले। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये सब तो कानून दे ही रहा है। जो 8 घंटे काम दिहाड़ी की बात है, जो पुराना कानून था उसमें भी था, जो नया कानून आया है उसमें भी है ना? ये 4 कानून जो नए बने हैं, अब ये पहले फैक्ट्रीज एक्ट में था, अब ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में है। और डबल ओवर टाइम ये पहले भी था, अब वेज कोड में है। मेल फीमेल इक्वल वेजेस, पहले कानून था इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, और अब जो नया कानून है वेज कोड का उसमें भी है। तो जो चीज कानून दे ही रहा है उस चीज को लेकर रोष प्रदर्शन की क्या जरूरत है? इसमें देखिए कहने को तो है कि सब कुछ है, पहले से कानून बने हुए, फैक्ट्री कानून या जो भी है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है। क्योंकि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं हर जगह, पूरे देश भर में ही जो भी हो रहे हैं, कहने को 8 घंटे हैं, लेकिन वो ज्यादातर जगह 10 घंटे 12 घंटे ही करा रहे हैं। और उसका कोई भी ओवर टाइम का कोई भुगतान नहीं होता है। वो कहते हैं 10 घंटे ही आपको करना है और देते हैं सैलरी 8 घंटे की देते हैं। ये डिमांड किससे है आपकी? डिमांड तो हम लोग तो लेबर दफ्तर से, अभी मतलब वैसे तो ये होना चाहिए कि मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो उस चीज को लागू करे, लेकिन अगर सेंटर गवर्नमेंट तो कह रही है कि ये सब तो कानून बना दिया हमने, हमारा तो काम खत्म है, लेकिन वो लागू हो नहीं रहा है। कानून इम्प्लीमेंटेशन की बात है। वो नहीं हो रहा है इसमें। सब कुछ कानून कागजों पर सीमित रह गया है, वो कुछ नहीं मिल रहा है। और डबल जो ओवर टाइम की बात करते हैं वो सिंगल रेट पे भुगतान होता है। वैसे तो उसको ओवर टाइम माना भी नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बहुत सारे कोई भी 8 घंटा कहने के लिए, लेकिन कहीं भी 10 घंटे से कम काम नहीं हो रहा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर जगह ऐसे ही है। और जो महिलाएं हैं, जो उनको जो न्यूनतम वेतन की बात की जाती है, तो जो महिला और पुरुष दोनों बराबर एक ही तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सैलरी उनसे 2,000-3,000 कम ही दिया जाता है महिलाओं को। उसका क्या कारण है? उसका शायद ये है कि शायद वो एकजुट नहीं है, शायद ये होता हो। दूसरे उनका सस्ता श्रम होता है, मतलब उनका जैसे बहुत सारे लोग तो बच्चों से भी काम करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आवाज उठा नहीं सकते। चाइल्ड लेबर चंडीगढ़ में हाँ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो वो करवाते हैं, तो वो कुछ जानते भी नहीं है श्रम कानून क्या है, कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं, ये भी नहीं जानते हैं। और उनका सस्ता श्रम होता है कि मतलब उनसे कुछ भी कराओ, खेल खेल में कर लेंगे। औरतों से कराया जाता है कि पीस रेट पे काम कराया जाता है। पीस रेट पे वो क्या करेंगे, जैसे कि एक होता है ग्लव्स वगैरह पैक करने का, जैसे जो हेयर डाई वगैरह लगाते हैं, उसको पैक करने का काम है। मान लीजिए वो है, तो वो सब कहेंगे कि 70
1000 करने के लिए आपको 20 रुपए मिलेगा, 1000 पैक करने के ठीक लिए। है। तो वो लगातार हो सकता है 12 घंटे में करें, हो सकता है 14 घंटे में करें, हो सकता है कुछ बच्चों को भी लगा लें, तब जाकर के वो 1000 कर पाती हैं। टाइम फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, टारगेट दे दी, ये काम है ये जितनी काम, मर्जी देर में जितनी हो। मर्जी करो। अच्छा। हाँ, लेकिन तो हम लोगों की ये भी मांग है इसमें कि अगर जो पीस रेट पे जो काम करा रहे हैं वो 8 घंटे के हिसाब से होना चाहिए। अगर 8 घंटे में वो 20 करती हैं तो 8 घंटे की सैलरी मिलनी चाहिए। जो हम लोग की डिमांड है कि 8 घंटे मेहनत करवाया जाए तो उसकी सैलरी भी 30,000 देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जैसे जब से ईरान वाला युद्ध हुआ है उसके बाद गैस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गैस के दाम लोग 3-3 हजार का दे रहे हैं, ब्लैक में ले रहे हैं। और बहुत सारे मजदूरों के घर में तो बड़ा सिलेंडर ही नहीं होता है, 4-5 लोगों का परिवार भी है, तो 250 रुपए किलो, छोटा लेते हैं, महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, 250 रुपए 300 रुपए किलो भरवाते हैं। तो वो तो बहुत ही मुश्किल से जी रहे हैं, मतलब कहा जाए कि जानवरों जैसी स्थिति है उनकी। मतलब वो कमाते हैं 10,000 12,000 रुपए कमाते हैं, उसमें 3,000 उसका सिलेंडर का दे दिए, 4,000 5,000 उनका मकान का किराया है। वो मकान मालिक कभी भी कम नहीं करता, बिल्कुल नहीं कम करता है। उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई वो छोड़ दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो किराया है, वो तो बहुत दूर की बात। तो फैक्ट्री मालिक को जब अगर आपने कभी बताया, देखो जी कानून ये कहता है कि 8 घंटे काम करवाना है, डबल टाइम देना है, कभी आपने कानून दिखाया उसको, ये कानून बोलते हैं लेकिन आप तो कर नहीं रहे हो? फैक्ट्री मालिक को तो नहीं दिखाया हम लोगों ने अभी तक, लेकिन ऐसे जैसे बहुत सारे केस इधर आए हैं, हल्लो माजरा में छोटे मोटे केस आते रहते हैं, तो वहाँ हम लोग जाके कहते हैं, तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग 8 घंटे ही करवाते हैं। वो सारा हम झूठ बोलते हैं, मना करते हैं। अभी एक केस हुआ है, एक औरत थी, वो उसको कहते थे कि आपको संडे को भी आना है, लेकिन वैसे साप्ताहिक अवकाश नहीं देते थे उसको, संडे को भी आना है, और संडे को हम आपसे सिर्फ 4 घंटा कराएंगे, कि सुबह 9 बजे से लेके 10, 11, 12, 1 बजे तक छोड़ देंगे आपको। फिर उसको उस दिन तबीयत खराब थी उस महिला की, तो उसने जब 1 बज गया तो उसने कहा कि मुझे जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो कह रही अभी कैसे, तो उसको माँ बहन की गाली देने लगा, फिर मारने को हाथ बिठाया, फिर वो रोते रोते हम लोग को फोन की, फिर हम लोग यहाँ से 3-4 लोग गए यूनियन की तरफ से कि आपने ऐसे क्यों किया, तो फिर उसने कहा कि इसने बदतमीजी की, ऐसे किया वैसे किया। फिर हम लोगों ने कहा कि आपने जब कहा कि एक तो साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रहे हैं आप, उसके अलावा आप कह रहे हैं कि 4 घंटे ही आपको करेंगे, फिर जब 5 घंटे के बाद वो कह रही है कि हमें जाना है, तो आप गाली गलौज कर रहे हैं, कोई लेडीज नहीं है आपके साथ, ये तो सरेआम आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं आप किस तरफ से आए हैं आप लोग, हमने कहा हम लोग का यूनियन है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग केस भी करेंगे आपके। फिर हम लोग के ऊपर गाली गलौज करने लगा। फिर हमने कहा अब ठीक है, आपके पास नोटिस आएगा, फिर वो ठंडा पड़ा। फिर उसके बाद उसकी सैलरी का ठीक है आप 7 तारीख को नोटिस भेजा आपने, या वो नोटिस भेजा नहीं, नोटिस की बात से डर गया, बात से डर गया। फिर उस महिला के साथ हम लोग 2 लोग गए, फिर उसने सैलरी दी, जो बकाया उसकी सैलरी थी वो सैलरी दिया, काम पे तो नहीं रखा वापस, लेकिन इतना किया। लेकिन हम लोग ने नोटिस अभी नहीं दिया है, वो देंगे हम लोग। ठीक है। इस तरह के बहुत केसेस हैं जो बहुत आते नहीं है सामने। तो लेबर दफ्तर वगैरह में लेबर इंस्पेक्टर को शिकायत आप लोग करते हैं जाके ऐसी इन चीजों की? ये लेबर दफ्तर में तो फिलहाल नहीं, कुछ केसेस में किए हैं, ठीक है, जैसे किसी की उंगली कट गई, कुछ ऐसा हो गया, उसके लिए तो किया है हम लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक डिमांड इसमें आपकी ये है कि न्यूनतम वेतन जो है वो 30,000 रुपए हो, है ना? चंडीगढ़ में फिलहाल 14-15 के आसपास ही है, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, 1000 के आसपास का फर्क पड़ता है बस, तो मैक्सिमम 15,000 मान लेते हैं। तो आपकी डिमांड है कि डबल कर दिया जाए, और आपने रीजन बता भी दिया जी, महंगाई बहुत है ना, गैस वगैरह सब महंगा हो गया, सब कुछ है। लेकिन चंडीगढ़ में फैक्ट्रीज जो है छोटे लेवल की हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है। अब ये जो छोटा कारखानेदार है, इसने दुनिया में कम्पीट करना है, अपना माल बना के बाहर भेजना है ना। दूसरी तरफ जो है चाइना भी है, और दूसरे जो देश हैं जो बहुत सस्ते में अपना माल दुनिया में बेच सकते हैं। तो 30,000 रुपये वो कैसे देगा, एक बात। दूसरा ये, जैसे आपने बताया कि ईरान वार के बाद दिखते आ गई मजदूरों को, दिखते तो जो ये छोटा कारखानेदार है, बड़े को भी है, छोटे को खास तौर से है। पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो है वो क्राइसिस में है, उनका माल नहीं आ पा रहा है, माल बिक नहीं पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है पूरा प्लास्टिक का सामान उससे ही बनता है। तो जहां पर 15,000 देने में उसको दिक्कत होती है भी, और वो डबल ओवर टाइम कराकर अपना मुनाफा जो है वो निकालता है वहां से, 30,000 में वो कैसे काम चलाएगा? फिर ये सोचना तो मजदूरों का काम नहीं है ना। मुझे लगता है छोटे मालिक अगर कर रहे हैं तो वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो हम उनकी अगर मजबूरी समझेंगे तो मजदूरों का क्या, वो तो अपने जीने की शर्तों को ही दांव पे लगाए रखे हैं, क्योंकि उनकी जब हालत बद से बदतर हो गई तब वो आवाज उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। अभी तक तो वो झेल ही रहे थे और सारा मुनाफा दे ही रहे हैं वो, लेकिन वो भी तो देखिए कि कैसे वो अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं, वो नहीं चला पा रहे हैं, तभी वो मजबूर होकर के इस तरह की, उनको लगा कि हमारा जीना भी दूभर होता जा रहा है, तब वो सड़कों पे उतरे हैं, और वो हर जगह उतर रहे हैं। चंडीगढ़ में कुछ जगह पे है, जैसे कि जो बाकी जगह हुआ, नोएडा, पानीपत, मानेसर वगैरह में,
वो आग यहाँ भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे थोड़ा कम है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ बड़ी, जैसे कि एक नीडल फैक्ट्री है, भूषण बड़ी फैक्ट्री में कुछ है, 4-5 ही है। नीडल फैक्ट्री है, नीडल फैक्ट्री के सामने एक है किसी चीज की है, वो है, भूषण फैक्ट्री है, लेकिन बाकी जगह 10, 12, 15, 4-5 भी कर रहे हैं। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो कैसे अपना करें, मुनाफा कमाने के लिए क्या आपको मजदूरी मिले हैं। छोटे मजदूर, छोटे मालिक अगर हैं तो आप बड़े मालिक से, क्योंकि छोटी मछली को बड़ी मछली तो खाई जाएगी। पर सरकार भी तो इनको कुछ दे रही है ना। हम कहें जैसे मजदूर के लिए किराया बढ़ाया गया, तो किराया जो छोटा मालिक, जो फैक्ट्री मालिक है, उसके लिए भी किराया बढ़ गया है, उसका कच्चा माल भी महंगा हो गया है, सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, किराया वहीं के वहीं है, मतलब बढ़ रहे हैं बकायदा। तो जो प्रॉब्लम एक मजदूर झेल रहा है वो तो एक छोटा फैक्ट्री मालिक भी झेल रहा है। नहीं, उस रूप में देखा जाए झेल तो रहे हैं वो भी, लेकिन वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए झेल रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए किसी और को निचोड़ रहा है। एक तरफ जिंदगी जीने की बात है, एक तरफ प्रॉफिट कमाने ये तो सोच ही नहीं पा रहा ना कि हम कैसे जिए, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अपना फोन भरवाएं, ये तो बहुत दूर की बात है। ये भी नहीं सोच पा रहा है बंदा कि हम कैसे कल, आज कमा रहे हैं तो कल हमारे पास रहेगा कि नहीं कुछ खाने को, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसलिए बहुत दूर की बात है, वो छोटे मालिकों की बात है, ये मजदूरों के जीने की बुनियादी शर्तों की बात है। एक इसमें आपकी डिमांड है कि 4 श्रम कोड रद्द हो, है ना। जो 4 जो न्यू लेबर लॉ आए हैं, जो आपकी डिमांड है इसमें ना, 8 घंटे दिहाड़ी और ओवर टाइम जो है वो दुगना हो, औरतों और पुरुषों को बराबर मिले, ये सब तो, ये जो 4 न्यू लेबर लॉ आए हैं, ये सब तो उसमें है, पुराने वाले में भी था, नए वाले में भी है। तो ये जो 4 श्रम कोड हैं कि क्यों रद्द हो? ये ज्यादातर जैसे मजदूरों के खिलाफ ही है सारे श्रम कोड जो हैं, उसमें बहुत सारे अधिकार ऐसे मिले हैं जो पूंजीपतियों की सेवा करे और पूंजीपतियों को और ज्यादा स्कोप देता है कि मजदूरों की लूट और ज्यादा हो। जैसे वो 8 घंटे श्रम को ही सिर्फ 8 घंटे दिहाड़ी नहीं मानता है, और भी ज्यादा करवाने की छूट है उसमें। नए वाले में छूट दे दी है कि आप टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन हफ्ते का जो टाइम है वो 48 घंटे ही दिन में उसको लंबा कर सकते हैं। उसके अलावा महिलाओं को कहा गया है कि रात की पाली में आप काम कर सकती हैं। कहने के लिए लग रहा है कि बहुत ही अच्छी बात है कि हम उनको अधिकार दे रहे हैं, आजादी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है और वो जबरदस्ती करवाएगा। बहुत नहीं, वो कानून तो कहता है कि चॉइस होगी, अगर वो रात को काम करना चाहे, नाइट शिफ्ट में आना चाहे, तभी आ पाएंगे। तो लेकिन क्या इस चॉइस को फैक्ट्री में कोई जो वुमेन वर्कर है वो कर पाती है इम्प्लीमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाती, चॉइस भी नहीं दे पाती है। और लेकिन अगर बहुत मजबूरी होगी तो अगर जीने की मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो मजबूरी में करेगी। पर ये तो बराबरी वाला वक्त है ना, आदमी और औरत का बराबर। तो अगर आदमी रात को काम कर सकता है नाइट शिफ्ट में, तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? मतलब वो लुटने की आजादी है बस, खाली ये कह सकते हैं। औरत मर्दों को बस ये आजादी है कि हम कैसे अपने शरीर को निचोड़ के, अपने दिमाग को निचोड़ के कैसे हम मालिकों के मुनाफे को भर सकते हैं, इसकी आजादी है। मालिकों ने ये आजादी दी है, वैसे तो कोई आजादी नहीं है। नहीं, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन रद्द क्यों हो? रद्द होने वाली तो कोई इसमें कुछ चीज दिख नहीं रही है। 4 श्रम कानून, हाँ, 4 श्रम कानून में देखिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ज्यादातर स्कोप ही मिला है पूंजीपतियों को। जैसे कि अब जैसे एक तो महिलाओं वाला है जो 4 पाली में काम करने वाला, कि रात की पाली में। हाँ, नए शिफ्ट में तो महिलाओं, मतलब क्या ही दिक्कत है उसमें अगर काम करेंगी तो? मतलब क्या समस्या है उसमें काम करने में? जैसे मान लीजिए रात में जा रही हैं, रात में आ रही हैं, तो उनके साथ कुछ भी एक तो दुर्घटना जैसा कुछ हो सकता है। वो गारंटी तो करेगा ना, एम्प्लॉयर करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा मेरे ख्याल से, तो नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें नहीं करेगा। उसके अलावा उनको सस्ता श्रम चाहिए, इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पुरुष तो हो सकता है छोड़ भी दे, रात में करता ही रहता है और उसको ओवर टाइम का नहीं मिलता है। महिलाएं और भी नहीं करेंगी, उनको और भी ज्यादा सस्ता श्रम मिलेगा, ये सारा मिलेगा। उसके अलावा इसमें एक और भी है, जैसे कि मान लो हड़ताल करना है इनको अपनी, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों में लगभग वही हाल है, 8 घंटे वाला है, सैलरी वाली है, डिमांड है, या और जितने भी है कि महिला पुरुष को बराबर नहीं मिलता है, या सुरक्षा का कोई भी दस्ताना नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, चोट वोट लग जाती है, हाथ पैर भी कट जाते हैं, कभी कोई मुआवजा नहीं देना। तो उसके लिए जैसे अभी तक ये था कि मजदूर अपनी मांगे उठा सकते थे, मतलब अपने हड़ताल, मतलब 2-4 बंदे इकट्ठे हुए तो कह दिए कि हमारे यूनियन बना लिया, तो उसके लिए कहना पड़ेगा 15 दिन पहले ही आपको देना पड़ेगा कि हम हड़ताल करने जा रहे हैं, पहले नोटिस देना। तो पहले नोटिस देंगे तो पहले ही भड़का दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो बंदे तो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तो एक तरह से गलत ही है। मतलब श्रम जैसे वैसे देखा जाए, जो 29 श्रम कानून थे वो भी कोई बहुत वैसे नहीं थे, और जो थे लागू नहीं होते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सहूलियत थी कि फिर भी वो आवाज उठा सकते थे। इसमें उसमें उसको भी कटौती कर दी गई है पूरी तरह से, इसलिए बहुत असंभव है ये सब चीजें होना। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ना इसका जिक्र भी था, कारखाना मजदूर यूनियन का, और एक मजदूर बिगुल के नाम से है उसका भी जिक्र था। ओपी इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर भी है। तो उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि जो मजदूर बिगुल नोएडा में काम करती है, नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुए वो उन्होंने करवाए थे। करवाए क्या थे? मतलब भड़काया था वर्कर्स को, ऐसे वो बता रहे हैं।
और फिर वो उसको कंपेयर करते हैं इससे, कारखाना मजदूर यूनियन चंडीगढ़ से, और एक मुक्ति संग्राम के नाम से एक अखबार है उसके साथ कंपेयर करके कहते हैं कि जो नोएडा में बिगुल मजदूर ने किया था, ये लोग भी जहां पर ये काम करते हैं वहां पर वो ये ऐसा कुछ करेंगे। चंडीगढ़ की बात वो करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को। तो और वो कहते हैं कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं, इस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिस्ट हैं। तो ये कंपैरिजन जो है, इसके बारे में क्या कहना है आपका कि क्या वाकई मजदूरों को भड़काने के बाद ही वहां जो कुछ हुआ है, भड़काया गया था मजदूरों को? क्या कहना है आपका इस बारे में? ये तो ऑफ इंडिया जो कर रही है एक तरह से पूरी तरह से आरएसएस भाजपा का भोंपू है एक तरह से। अच्छा, वो तो जानबूझ के इस तरह करी, जैसे अगर मजदूर जैसे अभी तक उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, अपने आप को पूरा निचोड़ दे रहा है, और सिर्फ अब खुद को नहीं, अपने परिवार में पत्नी को, बच्चे को, सबको लगाता है, तब जाके उसका काम दिहाड़ी मतलब नहीं, मजदूरों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं वो कहते हैं मजदूरों को, ये जो ट्रेड यूनियन जो लीड कर रही है, जो एक्टिविस्ट है, ये बिगुल मजदूर है, कारखाना मजदूर यूनियन है, वो भड़का ये मजदूरों को भड़का रही है। हाँ, वही मैं बता रही थी कि जैसे मान लीजिए जैसे मजदूर अभी तक तो उनका प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सारा परिवार लग रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उसके लिए कोई सरकार नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई मालिक नहीं आया। लेकिन जब उनका जीना दूभर हो गया और वो सड़कों पे उतरने लगे, तो जो सड़कों पे जब उतरने लगे तो उनको कह दिया गया दंगाई है, और जो भी उसका सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, चाहे आम छात्र नौजवान हो, उनको कहा जा रहा है कि भड़का रहे हैं, क्योंकि वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। वैसे ही सारी चीजों में देखा जा रहा है तो मुक्ति संग्राम जो है एक अखबार है, एक ऐसा अखबार है, मजदूरों का अखबार कह सकते हैं, लेकिन उसमें देश विदेश के जितने भी मजदूरों का अखबार मतलब जैसे मजदूरों के लिए ही निकाला जाता है एक तरह से। वैसे तो पूरे देश भर की जो भी देश विदेश की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जहाँ कहीं भी मजदूर आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में लिखा जाता है, एजुकेट करता है, हाँ, उनको जागरूक करता है, उनके अधिकारों के बारे में बताता है, उनकी समस्याएं क्या है उसको लाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मीडिया, गोदी मीडिया, बहुत सारी चीजें सामने आ ही नहीं पाती हैं। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो तो आती हैं सामने, लेकिन मजदूरों की छोटी छोटी समझ बहुत सारे लगातार झेल रहे हैं, वो चीजें नहीं आती हैं। उसके अलावा देश विदेश में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे मजदूरों के हो, छात्रों के हो, नौजवानों के हो, किसानों के, सारे उसमें शामिल किया जाता है, और उससे लोगों को जागरूक करके मतलब जागरूक किया जाता है कि उस अपने अधिकारों के लिए प्रति सचेत हो, इस तरह की बात किया जाता है। तो ये ऑफ इंडिया तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मजदूर नहीं कुछ कर रहे थे, वो अपने हक की आवाज नहीं उठा रहे थे। ये तो बिगुल मजदूर ने कुछ कर दिया, ये तो मुक्ति संग्राम ने कुछ कर दिया, वो भड़का दिए, वो दंगाई है, क्योंकि आवाज उठाना गलत है। उनका तो कहना कुछ ऐसा था कि मजदूर तो बिल्कुल ठीक थे, बहुत बढ़िया उनका सब चल रहा था, इन्होंने भड़का दिया। असल में जिस चीज को आप कह रहे हो कि जागरूकता बढ़ाने वाली बात है, उस जागरूकता को वो भड़काना बता रहे हैं। तो आपने नाम लिया मुक्ति संग्राम का, है ना? मुक्ति संग्राम अखबार है, अखबार है। तो आपने उसका काम भी बताया, तो वो मतलब उसकी जो छपाई वगैरह कैसे, ऑनलाइन अखबार है या फिजिकल कॉपीज जो है? नहीं, फिजिकल है, ये महीने में एक बार निकलता है अखबार, हाँ, और मजदूरों के बीच हम लोग ज्यादातर इसको ले जाते हैं। बहुत सारे बंदे इसके मेंबर भी हैं, क्योंकि बहुत सारे मजदूर पढ़े लिखे भी हैं और बहुत सारे नहीं भी हैं, तो वो जैसे बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। कोई कॉपी है उसकी? हाँ जी, अखबार की। एक अखबार भी छापते हैं, बताया आपने मुक्ति संग्राम के नाम से, और वहाँ पर वो बिगुल मजदूर था, वो भी अखबार था। वो आपसे कोई कनेक्शन है उनका? कनेक्शन तो नहीं है हमारा, लेकिन वो भी, उनकी भी सोच ऐसी है, वो भी सोचते हैं जो मजदूरों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं। लेकिन दोनों अखबार अलग अलग है, संगठन भी दोनों अलग अलग है। वो महीने में 2 बार निकलता है, हम महीने में 1 बार निकलते हैं, लेकिन उससे कोई लिंक ऐसा नहीं है। क्योंकि वीडियो मैंने देखा वो लिंक ऐसे जोड़ रहे हैं कि देखिए इनका जो पेज का साइज भी एक जैसा है, फॉन्ट भी एक जैसा है, तो जैसे एक ही जगह सब कुछ छपकर आ रहा है। कोई कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी जो है वो इंडिया में चलाने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट शब्द बार बार इस्तेमाल करता है, क्या चाहते हैं कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट तो ये चाहते हैं लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, सबको जो जितना मेहनत करता है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, लोग अपने हक के अधिकार के प्रति सचेत रहें, कोई ये ना रहे चुपचाप देगा। जैसे ये चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे सहते रहें सब लोग, कोई ना आवाज उठाए, जो आवाज उठाता है वो कम्युनिस्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट तो सोचिए बहुत दूर की बात है, वो तो कहते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, अर्बन नक्सल है। ये जो भी प्रोटेस्ट हुए नोएडा गुड़गांव में, इसमें कहा कि पाकिस्तानी एजेंट जो है वो फैक्ट्री में घुस गए हैं। खैर मुझे भी हैरानी इस बात की कि इतना स्ट्रॉन्ग हमारा सारा सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बावजूद अगर पाकिस्तानी एजेंट फैक्ट्री में घुस जाए, क्योंकि भी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी धुरंधर, तो उसको देख के तो बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे जो एजेंट है वो पाकिस्तान जाके सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, और यहाँ पता लग रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट हमारी फैक्ट्री में घुस गए हैं। देशद्रोही भी कह दिया जा रहा है, अर्बन नक्सल कह दिया जा रहा है, दंगाई कहा जा रहा है, मतलब जो हक की आवाज उठाए। छात्र नौजवान कुछ कह रहे हैं तो उनको कह दिया जा रहा है अर्बन नक्सल, अरे देशद्रोही है। कोई मजदूर है जो नई नई टर्म जो है निकाली है, इसमें अर्बन नक्सल भी है, देशद्रोही भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सब इसमें ही आता है ना। मतलब ये कह दिया जा रहा है कि मतलब कि लोग इतना डर जाएं कि मतलब कोई भी अपने हक के लिए आवाज ही ना उठा पाए। ये एक तरह से साजिश है, एक तरह से कि सब कुछ बाकी तो सब सही है, यही 2-4 बंदे
कुछ अखबार निकालने वाले जो लोगों को सचेत कर रहे हैं वही गलत है, वो भड़का रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भूख से नहीं मर रहा है, भूख पैदा कर रहे हैं मुक्ति संग्राम बिगुल मजदूर कि भूख के लिए लड़ो। मतलब उनको भूख नहीं महसूस हो रही है, तो बहुत ही घटिया साजिश की तरह से, और कह रहे हैं साजिश हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को अपने हक अधिकार के लिए सचेत करना ये साजिश है। तो वो असल में वर्कर्स को नहीं डराना चाहते, वो डराना चाहते हैं उनको जो उनको जागरूक करते हैं, क्योंकि अगर कोई वर्कर भूखा है तो वो तो हाथ बढ़ाएगा कि रोटी चाहिए मुझे, लेकिन वो हाथ बढ़ाने के लिए जो जागरूकता चाहिए, जो वो लोग हैं उनको डराने की कोशिश है ना। और वो ये भी है ना, जैसे कि जो भी सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे बहुत बुद्धिजीवी हो, चाहे कुछ भी हो, उनको भी वो टारगेट किया जा रहा है कि कोई नहीं बोल सकता है, ताकि उनको जैसे कि बुद्धिजीवियों को कर लो 1-2 दिन के लिए डिटेन कर लिया, कुछ कर लिया, ताकि जो दूर से देख रहे हैं वो भी डर जाए कि हम सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों ने तो फेसबुक पे लिखा अपना, उसके लिए बना लिया, उसको निशाना बनाया। बहुत मतलब इतना दहशत पैदा कर रहे हैं कि मतलब कोई कुछ कर ही ना सके, लेकिन ये समझते नहीं है, इससे कोई डरता नहीं है। ये हमारा अखबार है। ठीक है। सरकारी खजाना धन्ना सेठों के टैक्सों से नहीं बल्कि मेहनत कशों पर लादे गए टैक्सों से भरता है। ये कहना आपका है ना। ठीक। जैसे ये भी तो देखने वाली बात है कि जो टैक्स दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो बड़े बड़े अरबपति हैं, पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, उनको तो माफ कर दिया जाता है टैक्स। माफ कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई छोटा मोटा टैक्स ले, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे ही लगे होते हैं। एक माचिस की डिब्बी ले लो, एक मोबाइल फोन ले लो, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसी से पूंजीपति। मजे की बात ये भी है टैक्स वाले मामले में, ये अखबार रख लूं मैं? हाँ जी जरूर। टैक्स वाले मामले में मजे की बात ये भी है कि जब कोई अमीर आदमी टैक्स देता है ना, तो अपनी जो उसकी जो कमाई है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा टैक्स में जाता है। लेकिन वही कोई गरीब आदमी टैक्स देता है तो उसका जो कमाई का हिस्सा है वो टैक्स की फॉर्म में बहुत बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि टैक्स की जो परसेंटेज है वो सभी के लिए बराबर है। मतलब मार्केट से अगर हमने ये माइक है ये खरीदा, इसे कोई अमीर आदमी खरीदेगा वो भी उतना टैक्स देगा, जो गरीब आदमी खरीदेगा वो भी उतना ही टैक्स देगा। तो वो जो टैक्स की जो परसेंटेज है प्रोपोर्शनेटली जो कमाई है उसमें बहुत ज्यादा निकलती है। तो देश के हम बात करें टैक्स जितना भी कलेक्ट होता है तो उसमें जो नीचे की मेहनत का जनता है उसका हिस्सा ज्यादा है। वो ठीक है बात आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वही हम बात कर रहे थे वो भड़काने भुड़कने वाली। तो ये जो प्रोटेस्ट हमें रिसेंटली देखने को मिले हैं नोएडा एनसीआर में, है ना, इसी साल भी पानीपत में भी और जगहों पे भी, तो वाकई इसके पीछे की भड़काने वाला मामला होता है कि आप भड़क जाओ और सड़कों पे आ जाओ, या वर्कर्स की कुछ है ऐसी दिक्कतें? क्योंकि इन सारे प्रोटेस्ट को हम देखें, इसमें मुझे एक चीज बड़ी कॉमन देखी कि जो वर्कर्स हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। आज से मतलब अब से लंबे वक्त पहले आमतौर पर फैक्ट्रीज में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स नहीं होते थे, यूनियन होती थी उनकी बकायदा, और कोई दिक्कत होती थी तो वर्कर्स यूनियन के पास जाते थे, यूनियन मैनेजमेंट से बात करती थी, बहुत देरी के बाद जाकर ऐसी नौबत आती थी कि स्ट्राइक करनी पड़े। और इस बात के चांस बहुत रेयर होते थे कि कोई हड़ताल जो है वो वायलेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं वो एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, कोई उनकी ट्रेड यूनियन नहीं है, एकदम से स्ट्राइक हो गई और एकदम से मामला वायलेंट हो गया। तो ये क्या वर्कर्स ने खुद किया है या वाकई कोई दिमाग में कुछ चीजें भरी गई थी उनके? एकदम से तो नहीं हुआ है ये बहुत पहले से सुलग तो रही थी, क्योंकि इन्होंने कहा भी था कि वेतन बढ़ाने की बात 2019 में भी कही थी, वो चीजें नहीं हुई। जब नहीं हुई तो मजदूरों का गुस्सा धीरे धीरे मतलब अंदर तो गुस्सा था, सुलग रहा था। फिर जब ये गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके बाद इनका लगा कि अब हम तो जीने के उस पर भी नहीं है, करो या मरो वाला हाल हो गया। फिर इन्होंने हड़ताल करने की शुरुआत की, फिर उन्होंने थोड़ा सा किया, फिर जब ज्यादा हो गया तो उस समय तो कोई भी मीडिया सामने नहीं आ रही थी, मजदूरों का हड़ताल कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब मजदूरों का गुस्सा भड़क गया तो फिर जब इतनी ज्यादा परेशानी में है, खबरों में तो तभी आया ना जब वहां दंगा हुआ। तो ये भी हो सकता है किसी ने किया भी हो, वैसे भी कर सकता है। लेकिन मजदूरों का गुस्सा भी जब इतना हो गया कि अब हमें मरना है या करना जीना है, जीना के लिए, इसलिए वो हड़ताल करने पर मजबूर हुए। फिर अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो कर दी होंगे आगजनी, हो सकता किया हो उन्होंने, जो भी दंगा हुआ। फिर जब दंगा वगैरह हो गया, मजदूरों का गुस्सा फूटा हुआ, जब कुछ भी किया होगा इन्होंने, तब मीडिया में आया कि दंगाई भड़का रहे हैं। फिर इनको खोजना था कि किस मजदूर को फंसाएं, मजदूरों को फंसाने कोई फायदा भी नहीं है। जो भी इनका कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो स्पीच दे रहा है, जो अखबार लेके जा रहा है, तो उनको लगा इन्हीं को पकड़ लो 2-4 बंदे, तो फिर मजदूर अकेले क्या कर पाएंगे। हो सकता है इसलिए किया है, किया तो इसीलिए हो सकता क्या यही है ही उनका।
तो फिर उसके बाद उन लोगों ने छाट छाट के कौन स्पीच दे रहा था, कौन क्या कर रहा था, इस तरह से किया। और जो नोएडा वाला केस में हुआ, बहुत सारे ऐसे वो सबूत भी आया, बहुत सारे वायर में, स्क्रॉल में, सब में, बीबीसी में भी आया कि उसमें जो पुलिस थी, बीना, आपने भी शायद देखा होगा, वहाँ की जो नोएडा पुलिस में थी, SI थी वो बीना, वो थी, और एक ड्राइवर था उसका DCP का, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए थे। किसके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए? जो मजदूरों का ग्रुप था। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो गए थे। वो उसमें दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने लिखा कि आगजनी हो गई, क्या हो गया पता नहीं, इस तरह बहुत सारे मीडिया पे बहुत वायरल भी हुआ था वो। तो ये सारा कुछ किया। फिर जब पता लगाने की कोशिश की गई बन के, तब पता चला कि वो ड्राइवर था DCP का, और दूसरी थी SI थी, बीना थी। फिर उसके बाद जब इन लोग से पता किया गया, उस समय 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया इन लोग के आंदोलन को नोएडा वगैरह में, तब इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस को क्यों बचाना कोशिश कर रहे थे। अभी जाके पकड़ाए हैं दोनों, एक बंदा पकड़ा, मतलब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। उसको जो DCP का ड्राइवर बता रहा था, उसको गिरफ्तार किया और कहा उसी फैक्ट्री के पीछे से पकड़ाया। और अब बता रहे हैं कि वो निजी ड्राइवर था, DCP के लिए काम नहीं करता था, डिपार्टमेंट का नहीं था। डिपार्टमेंट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको कह रहे हैं जो SI थी, उसको कह रहे हैं कि वो अंडर कवर एजेंट थी, वो देख रही थी कहीं दंगा ना भड़के। वो तो खुद ही मान रहे हैं सारी चीजें। ये तो बड़ी सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। मतलब कि पुलिस उसमें कर क्या रही थी मजदूरों के ग्रुप में, इससे तो पता चलता दंगा कौन भड़का रहा था। नहीं, ग्रुप में तो मुझे लगता है वो आ सकते हैं देखने के लिए भी, कहीं कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो जाए। लेकिन अगर उनके मैसेज ऐसे थे कि मैसेज ही थे ना, तभी तो पता करने की कोशिश की कि कौन ये बंदा लिखा है, ये टारगेट में है कि ये मैसेज किसने डाला है। फिर उन्होंने पता किया तो ये सारी चीज समझ में आई सामने। बहुत सारे उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, पुलिस के खिलाफ भी सबूत मिल रहे हैं बहुत सारे। तो उससे पता चलता है कि साजिश कौन कर रहा है, दंगाई कौन है, और दंगा किसको, जो कह रहा है कि अपने हक को पहचानो, भूख लगे तो रोटी मांगो, तुम 8 घंटे काम करो तो 8 घंटे की मजदूरी मांगो, तो उसको कहा जा रहा है दंगाई है, ये देशद्रोही है। देशद्रोही देश कागज पे बना नक्शा थोड़ी होता है, वो देश के खिलाफ नहीं, वो अपने हक का अधिकार मांग रहा है, रोटी की डिमांड है। देश की तो बात भी नहीं है, देश की बात है। हाँ, वो तो फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में वहाँ मुनाफा मिल रहा है, तो उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा है कि रोटी खाते रहे हम। हाँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट पीछे हुए, इसमें एक मुख्य डिमांड थी लिविंग वेजेस की। लिविंग वेज होता है कि एक इंसान की तरह जी सके, उतना पैसा मिल जाए, उतना पैसा मिले। अभी जो चलता है फैक्ट्री में मिनिमम वेज चलता है। मिनिमम वेज इतना होता है कि वो जिंदा रह पाए, जिंदा रह लेगा उससे वो, लेकिन इंसान की तरह जिंदा रहना है तो लिविंग वेज चाहिए उनको, है ना। अच्छा, एक कमाल की बात ये है कि जब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुए नोएडा में, तो मतलब एक ये वक्त है जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, डिमांड आई, और एक ये वक्त है जब डिमांड्स मान ली गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में सरकार ने तनख्वाहें जो बढ़ा दी थी। अब ये डिमांड और डिमांड मानने के बीच का जो वक्त है, इसके बारे में भी देखने की जरूरत है। इसके बीच में क्या हुआ है, इसके बीच में बहुत सारी FIR हुई है, इसके बीच में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वर्कर्स भी अरेस्टेड हैं, कुछ की बेल हो गई होगी, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, लगातार चीजें जो पढ़ने को मिल रही हैं, तो उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। और जैसे ही किसी को पता लगता है कि ये तो उसमें गिरफ्तार था, उसको काम भी नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये तो ऐसा हो गया कि जो वर्कर्स लीड कर रहे थे या लीड नहीं भी कर रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो तो एक तरफ से मारे गए। हाँ, उनकी तो खत्म ही हो गई एक तरह से समय। लेकिन एक तरफ से ठीक है, उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत भी हो गई। बहुत बड़ी गिनती की वर्कर्स को जो सैलरी वगैरह बढ़ गई है, वो तो मुझे लगता है एक बड़ी जीत है। तो इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हो? ये वर्कर्स की जीत की तरह देख रहे हो, और जो बड़ी गिनती एक मुझे लगता है करीब 1000 के आसपास लोग गिरफ्तार हैं, अगर सारे को जोड़े इसको, गुड़गांव भी, हरियाणा वाला एरिया भी, यूपी वाला पूरा आंसर जोड़े, 1000 के आसपास लोग गिरफ्तार। शुरू में डिटेन किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, लेकिन बड़ी गिनती गिरफ्तारी में है अभी। 300-400 लोग तो अभी भी गिरफ्तार हैं, 300-400 लोग नोएडा वाले में गिरफ्तार हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट का एक तो ये तो कह सकते हैं कि मतलब बड़ी जीत तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे कि बहुत समय के बाद ये मजदूर आंदोलन उभरा है। मतलब अभी तक थोड़ा मजदूर ठंडे उसमें चल रहे थे, क्योंकि बर्दाश्त करते जा रहे थे। जब सीमा पार हो गई, फिर उन्होंने किया, तो एक बहुत बड़े मजदूर उभार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ये है कि बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है ये मजदूर उभार को। आप कैसे देख रहे हो कि मतलब अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। कैसे अच्छी चीज है? अच्छी चीज है कि मतलब जैसे मजदूरों ने अपने हक की आवाज बुलंद करना सीख लिया है, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी। शुरू हुआ पानीपत से शुरू होकर मानेसर, गुड़गांव, हरिद्वार, और अभी भी ये जगह जगह छुटपुट हो रहा है। इससे एक चीज हुआ कि जैसे एक जगह शुरू हुई, लेकिन पूरे देश में फैल गया और कहीं रुका नहीं है। लुधियाना में भी हुआ, चंडीगढ़ के लालड़ू में भी हुआ, मंडी गोविंदगढ़ में हुआ, हरिद्वार में अभी भी चल रहा है। मतलब हर जगह हो रहा है। मतलब तो यहाँ पर ट्रेड यूनियंस हैं या ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल है? क्या लगता है आपको? ज्यादातर तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये मुझे पता है। ट्रेड यूनियन तो है नहीं मेरे ख्याल से, कहीं पे ज्यादा दिखी नहीं कहीं से। हाँ,
कहीं कहीं हो सकता हो, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही है वैसे स्वतः। मेरा मानना ये है, जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, जो कारखानेदार हैं, वो भी इस बात को समझें हाँ कि ट्रेड यूनियन का होना जितना वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल है, उतना उस फैक्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि जहां पर ट्रेड यूनियन होगी, वर्कर्स ऑर्गेनाइज होंगे, एक एजेंसी वहां पर होगी जिसके पास वर्कर जाके मिल सकते होंगे, तो वहां पर ये नौबत नहीं है कि स्ट्राइक हो जाए और वायलेंस हो जाए, क्योंकि वहां पर एक मैकेनिज्म है, यूनियन है, इलेक्शंस होते हैं, लोग चुनते हैं, कोई दिक्कत है तो वहां मैनेजमेंट से बात होती है, मैनेजमेंट बात करती है, सुलह मशवरा होते हैं, नहीं होता तो मामला लेबर कोर्ट तक जाता है। बहुत रेयर जो है स्ट्राइक होती है, अगर स्ट्राइक हो भी जाए तो इस बात के बहुत कम चांस है कि वायलेंस हो जाए। लेकिन अगर कहीं पर यूनियन नहीं है तो वहां वर्कर्स को कुछ रास्ता दिखता नहीं है, फिर वहां पर वो वायलेंट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। बाकी जो मानी गई है इनकी जो मांगे, वो भी पूरी तरह नहीं मानी गई है। जैसे जो कहा गया बहुत छोटे छोटे, जैसे कहीं कहीं तो सिर्फ 29 रुपए बढ़ाया है, बढ़ो सैलरी उनकी 29 रुपए बढ़ाया है, और कहीं कहीं जहाँ बोला गया कि 1000 रुपए बढ़ा देंगे, मतलब जैसे नोएडा में 21% शायद बढ़ा है, किसी एक जगह 21% बढ़ा है, किसी एक जगह 35% बढ़ा है। यहाँ पे तेलंगाना में और कर्नाटका में बढ़ा है 35% से लेकर 60% तक, लेकिन वो लागू नहीं हुआ है। जहाँ कहीं भी हुआ है, जो नोएडा और वहाँ पे जहाँ पे कह रहे हैं 21% बढ़ा, वो भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है वो चीजें। तो इसका भी फर्क पड़ता है कि जैसे वो मांग मान लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि हर जगह ये आंदोलन फूट रहा है और मजदूरों में गुस्सा है, इसलिए मजबूरन उनको करना पड़ा कि हम आपकी ये मांगे मान रहे हैं। मतलब उस तरह से मान लिए, लेकिन वो लागू करके दिए कि थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये भी है। पर यूपी में देखे सरकार ने यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लागू की हैं फैक्ट्री ओनर्स के लिए कि अगर तुम्हारे वर्कर सड़कों पे आए तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो वो उनको भी डरा रहे हैं कि जो अगर इनको दिखते हैं तो सुनो और इनकी मांगे पूरी भी करो, तनख्वाहें दो, कि ऐसी नौबत ना है कि सड़कों पे इनको आना पड़े। अच्छा, मुझे फिर याद आया कि वो जो ओपी इंडिया वाला मामला था ना, जो यूट्यूब पे वो कह रहे हैं कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीएम है, सीपीआई है, सीपीएमएल लिबरेशन है, इनके एमएलए जीतते रहे हैं, इनके एमपी जीतते रहे हैं, सरकारें इनकी रही हैं। केरला में इनकी सरकार थी, वेस्ट बंगाल में इनकी सरकार लंबे वक्त तक थी, त्रिपुरा में इनकी सरकार थी। तो अगर कोई पार्टी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से सरकारें अपनी बनाती है, मजदूरों के लिए काम करती है, उसको एक गाली के रूप में कैसे पेश कर रहे हैं, गाली ये कम्युनिस्ट है, जिस तरह से वो रखते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ये अगर नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट तो ये चाहता है, बराबरी चाहता है, अपने हक अधिकार की बात करता है, इसलिए वो कम्युनिस्ट कहे, क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रम डर हो जाए कि कम्युनिस्ट जो होते हैं वो दंगा भड़काते हैं। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कम्युनिस्ट का, है ना। अच्छा, इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टीज की ना ट्रेड यूनियंस भी काम करती थी पहले, C2 थी, एटक थी, ये सब ट्रेड यूनियन, जो मैंने पहले बात की, फैक्ट्रीज में यूनियन होती थी तो उनसे जुड़े रहती थी। तो जैसे आपने बताया कि अखबारों के जरिए आप उन्हें जागरूक करते हो, तो ये जागरूकता का वाला काम ये ट्रेड यूनियन करती थी पहले। किसी वर्कर को दिक्कत है, किसी यूनियन को दिक्कत है, इनसे जाके मिलती थी, ये लोग जाके फैक्ट्री मालिक से बात करते थे, जो प्रशासन है उससे बात करते थे। वो सारा मैकेनिज्म तो टूट गया है। ये C2 वगैरह, एटक वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलती नहीं है। अभी इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा के, है ना, NCR के, यहाँ पर भी ट्रेड यूनियंस नहीं है। मुझे लगता है अगर ट्रेड यूनियंस होती तो शायद यहाँ तक ये नौबत ना आती, चीजें जो है नेगोशिएशंस हो जाती हैं। तो आप, अच्छा, ये ट्रेड यूनियंस का जो काम है कम हो गया है, ये क्यों गायब हो गई है देश में से? ये क्या कहा जा सकता है कम क्यों, जैसे मतलब जैसे ज्यादातर जगह है नहीं, जैसे यहाँ पे बताते हैं चंडीगढ़ में आसपास जैसे राजपुरा वगैरह है, इस तरफ एटक का काम था थोड़ा, CPI की जो है ट्रेड यूनियन है, वो वहाँ यहाँ काम करती थी। बहुत सारी जगहों में C2 भी काम करती रही है, लेकिन वो अब सारी जगह खत्म ही हो रही है एक तरह से। और बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा भी गया कि वो जब शुरुआत करती भी थी तो वो मैनेजमेंट के साथ मिल जाती थी, थोड़ा बीच बचाव वाला करने वाला, वो मजदूरों की मांग मानी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा भी उनके मालिकों के पक्ष में ही समझौता करा देते थे। तो शायद उसकी वजह से टूटी हो, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह दिखती नहीं है सब जगह। और ये भी तो कारण हो सकता है ना कि क्योंकि फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री के अंदर भी यूनियन नहीं रही, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, सब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है। 6 महीने के लिए रखा, फिर निकाल दिया, नया रख लिया। पहले वर्कर जो है एक फैक्ट्री में रखा, लग गया तो फिर वो रिटायर होता है वहां से। अब वो तो जब चाहे वो तब बाहर निकाल सकता उसको। जैसे ये जो कानून जो है, जो आप कहते हैं श्रम कानून वाले, उसमें भी तो ये थे, पहले कहते थे ना कि जो 100 बंदे से के हैं अगर, तो वो बना कर सकता है, अपनी मांगे मनवा सकता है, और उसको निकाला नहीं, पूंजी मालिक जो निकाल नहीं सकता। में अगर 100 वर्कर से ज्यादा है तो विदाउट परमिशन लिए सरकार से निकाला नहीं जा सकता। वो 100 की गिनती बढ़ा के 300 कर दी गई है। तो अब तो कभी भी निकाल, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियों में, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे बहुत सारे, चाहे लुधियाना पंजाब या कहीं दिल्ली, हर जगह बहुत सारी जगह छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। तो छोटी फैक्ट्रियों में तो होंगे ही 15, 20, 100, 150 ऐसे होंगे। तो जितनी मनमानी पहले जो प्रोटेक्शन 100, 150 या 200 वर्कर्स वाली फैक्ट्री को थी वो खत्म हो गई। मतलब ये है कि
वर्कर आज काम करके गए, सुबह आए तो गेट पे एक गेट पे पर्चा ताला, लगा हुआ है हाँ। कि ये जो है अब से ना आए, अब इनको से निकाल ना, दिया हाँ, गया। तो निकाल वो पहले दिया। परमिशन लेनी पड़ती है, हाँ। नए कानून में नए छूट जो कानून है में ये मालिकों भी को छूट वो है, हाँ। दे दी गई है। और बाकी बाकी चीज़ों तो छोड़ ही दी जाए, जो उनको सुविधा कोई सहूलियत नहीं मिलती है। जैसे बताते हैं कौन सी जगह है, लालडू में शायद है वो जगह, ये वैसे तो हर जगह ही होगा। उसमें जो जाते हैं वॉशरूम जाती हैं, जो महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, उनको मिलता है आधे घंटे का लंच टाइम मिलता ठीक है। है। लेकिन उनको जो जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, 15 मिनट का रास्ता है। तो 15 अच्छा। मिनट जाना आने में लगेगा उनको, तो खाना 5 मिनट ही बचेगा ना उनको खाने के लिए, तो उसका लंच खत्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है। और औरतें जो है, महिलाएं, वो रोक के रखती हैं अपने, रोक के रखेंगे तो उनको और बीमारियां लगेंगी। बहुत सारी जो बाकी जो जीने की हालतें हैं वो तो बहुत ही खराब है, उसको तो छोड़ ही दिया जाए। जो हम लोगों ने अभी फिलहाल जो मांगे उठाई है, वो तो बिल्कुल बेसिक है, जो कानून में लिखा भी है कि 8 घंटे दिहाड़ी होनी चाहिए, महंगाई को देखते हुए 30,000 होना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है। बाकी सारे मिलाओ तो मजदूरों की स्थिति इतनी दयनीय है कि सोच नहीं सकता है। जैसे यहाँ हल्लो माजम देखते बहुत छोटे छोटे, ये तो बहुत ही बड़ा मान लिया इसको। अच्छा, इसका जिस कमरे में इसका आधा है, उसमें पूरा 5-5 ये बंदों ऑफिस आपका? ये ऑफिस हमारा, हाँ जी। लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी है। हाँ। हाँ। तो उसमें आधे में रहते हैं, उसमें माँ, पति, पत्नी, 4 बच्चे रहते हैं, उसमें पढ़ाई करेंगे कि क्या खाना उसी में खाना भी बनाते हैं, उसी में बर्तन भी धोते हैं, सारा कुछ करते हैं। बहुत बुरा हाल है। तो उसमें क्या, और लेकिन किराया 4,000-5,000 होता है उनका। बहुत बुरी हालत में रहते हैं, मजबूर हैं वो बहुत। किराया लगातार बढ़ रहा है, पर तनख्वाहें जो है तनख्वाहें तो वहीं की वहीं है, नहीं बढ़ती हाँ। हैं। वो ठीक बात है। ठीक है नमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। अब हम जो है चाय पी लेते हैं कि कप? हाँ जी, जरूर।